नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी संभवतः कल्पना ना तो नेपाल सरकार ने की थी और ना ही हम लोगों ने की थी। हम लोगों से मतलब भारत की मीडिया ने या फिर भारत में लोग बैठे हुए राजनेताओं ने या फिर लोगों ने क्या कि नेपाल के अंदर कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें कि नेपाल सरकार के द्वारा अपने आदेश की पालना के लिए कहा गया था कि अगर अमेरिका के चलने वाले ऐप हमारे आदेश को मान लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उन्हें बंद कर देंगे। चर्चा करेंगे कौन सा ऐसा आदेश था। उन ऐप्स ने वो बात मानी नहीं, इन्होंने ऐप बैन कर दिए। जनता सड़कों पर उतर आई। सड़कों पर हुए प्रदर्शन ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। और ये 20 से ज्यादा लोगों की जो जान है ना, ये क्या मायने रखती है इस बात का आप अंदाजा इससे लगा लीजिए कि प्रेशर बढ़ता देख करके सत्तारूढ़ दल के अंदर सहयोगी घटक दल ने, जो गृह मंत्री का पद लेकर बैठे थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरी घटना को आज विस्तार से समझेंगे कि अल्टीमेटली क्या है ये ऐप की कहानी, क्या है रजिस्ट्रेशन की कहानी और असल कहानी क्या है। असल कहानी क्यों? क्योंकि जो होता दिख रहा है तस्वीरों में, ये भीड़ जो आपको दिख रही है, ये भीड़ कुछ ना कुछ हमें पुराना याद कराती है। आप इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कम जनता नहीं है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इंटरेस्टिंग है, ये सारे के सारे यूथ हैं। इंटरेस्टिंग है कि ये जेन जी क्राउड है। जेन जी क्राउड बोले तो ये इंटरनेट के युग में पैदा हुई क्राउड है, जिसने इंटरनेट से ही इंफॉर्मेशन प्राप्त की है और उन्हीं से मोटिव्ड है। आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं जैसी आपने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में देखी थी। ये संसद के ऊपर चढ़ते हुए लोग हैं। संसद में, नेपाल की संसद में कूदने का प्रयास करते हुए, फांदने का प्रयास करते हुए बच्चे हैं, आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस भीड़ को फिर से कनेक्ट करते हैं कि ऐसी ही भीड़ हमने कहीं और भी देखी थी, तो याद करिए ये भीड़ शायद आपको याद आ जाए बांग्लादेश के अंदर। अगर बांग्लादेश के अंदर यही भीड़ आपको याद आए तो फिर आपको याद आएगा कि वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। वहां पर भी भीड़ चढ़ गई थी संसद के ऊपर। वहां पर भी ऐसे ही हुआ था कि मोहम्मद यूनुस सरकार में आ गए थे। शेख हसीना को भागना पड़ा था। और जब यूनुस सरकार में आए थे तो आपको यह व्यक्ति याद आया होगा कि ये अमेरिकी प्रयासों के कारण ऐसा हुआ था, जिसके चलते बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो क्या नेपाल में जैन जी को मोटिवेट किया है क्या अमेरिकियों ने? क्यों? क्योंकि अमेरिकियों को अपनी तरफ से ये कहीं एहसास तो नहीं था कि नेपाल चीन के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है, या ये एहसास तो नहीं था कि नेपाल ने हमारे खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कैसे कर ली, संसद पे हमला करवा दो। क्या है कहानी, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हेडलाइंस है कि 19 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और नेपाल में ये जैनजीज का प्रोटेस्ट है। आप कहेंगे सर, जब बांग्लादेश में हुआ था तब तो उसको छात्रों का, स्टूडेंट्स का प्रदर्शन कहा था, अब जैनजीज का क्यों कह रहे हो? क्योंकि असल में इस प्रोटेस्ट के होने का जो ट्रिगर है, मतलब जिस कारण से ये हुआ है, वो इंटरनेट पर बैन करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना है। सोशल मीडिया पर पाई जाने वाली जो क्राउड है आज के समय में, जो 15 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच की है, जिसने इंटरनेट को आते देखा है, इंटरनेट से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर यूट्यूब को यूज किया है, उन्हें जैन जेड के रूप में कंसीडर किया जाता है, जनरेशन जेड माना जाता है, जिन्हें जेनजीज कहते हैं। ये डिजिटली मोर अपडेटेड फेलोज हैं। इन्हीं लोगों ने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। अक्सर कहते हैं कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनका लाइफ स्पैन कहिए या फिर उनका प्रभाव कहिए, इन्फ्लुएंस कहिए, वो केवल इंटरनेट पर होता है, जमीन पर नहीं। लेकिन यहां पर देख करके ऐसा लग रहा है कि उनके आह्वान ने भीड़ को सड़कों पर इस तरह उतार दिया कि 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया हुआ है। ऐसा ही ऑर्डर कभी बांग्लादेश में हुआ था। इसी के चलते इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो घटित नहीं हो रही है। चर्चा करेंगे डिटेल में। साथियों, आज से 2 दिन पहले मैंने अपनी पाठशाला नामक जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर यह सेशन किया था कि अचानक अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ नेपाल क्यों हो गया। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि कम से कम 26 ऐसी कंपनियां हैं जिनको नेपाल रेगुलेट करना चाहता है, और उसको रेगुलेट करने के पीछे का कारण बताया था कि इन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो आप अपने ऑफिसेज को नेपाल में बना लो, अगर नहीं बनाओगे, मतलब ऑफिस से मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे पास बिठा दो जिसे हम कह सकें कि यार ये पोस्ट हटा दो, या फिर इस चीज में हमारे खिलाफ, हमारी कल्चर के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इन चीजों को हटा दो, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा करते हुए नेपाल सरकार के द्वारा बकायदा 26 ऐसे एप्लीकेशंस थे, जिसमें फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, तमाम वो शामिल थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, और उन्होंने नेपाल में कहीं भी अपना सेंटर नहीं बनाया था। उन्हें सरकार ने फिर बैन कर दिया था। जब बैन करने की बात आई थी, उसी समय सोशल मीडिया पर जो लोग बहुत सक्रिय हैं नेपाल के अंदर, उन लोगों ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट का आह्वान कर दिया कि ये सरकार सोशल मीडिया को इसलिए बैन नहीं करना चाहती कि इन्हें एक व्यक्ति नेपाल में बिठाना है ताकि उससे शिकायत कर सके, ताकि ये खुद के कल्चर को बचा सके। असल में सरकार ने बहाना क्या दिया कि हम सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट डलता है, वो नेपाल के खिलाफ खराब इमेज बनाता है, हमारी संस्कृति को खराब करता है। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इंटरमीडिएरी यहां अपॉइंट करें, जैसे भारत ने किया था, ऐसे इंटरमीडिएरी अपॉइंट करें जिनसे हम शिकायत कर सकें, ये अपना एक ऑफिस यहां पर डालें। जनता का कहना था कि तुम्हें हमारे कल्चर की चिंता नहीं थी, तुम्हें चिंता थी कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा अनरेस्ट उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है, असल में क्या है कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग खुलकर बात कर पाते हैं, जो रेगुलेटेड मीडिया हो गई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन वाली मीडिया हो, आप अक्सर देखते हैं कि उसमें सरकारी दखल बहुत होता है, तो वो वही दिखा पाते हैं जो सरकार चाह रही होती है, या सरकार विज्ञापन के अभाव में उन्हें डरा देती है। इससे कई बार चैनल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया में चूंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपने आप में बड़ा, एडसेंस अपने आप में बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है, इसलिए खबरें प्रभावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति रखता चला जाता है। तो सोशल मीडिया इस समय पर लोकतंत्र में वाकई में एक फोर्थ स्तंभ बनकर खड़ा हो गया है, जो सरकार का चेक एंड बैलेंस स्थापित करता है। आपने बहुत सारी चीजें पिछले दिनों में ऐसी देखी होंगी जिन्हें सोशल मीडिया के प्रभाव के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी कन्वेंशनल मीडिया वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो वो सोशल मीडिया को बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद मानता हुआ कि यहाँ पर तो केवल बेकार काम ही हो रहा है, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, सट्टा खिलाया जा रहा है, जुआ खिलाया जा रहा है, कुछ भी बोल करके वो उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। खैर, ये वर्चस्व की लड़ाई है, सोशल
मीडिया बहुत आगे जा चुका है, इसको कन्वेंशनल मीडिया कहीं न कहीं पीछे खींचने का प्रयास करता है। खैर जो भी है, इस तरह के जो प्रदर्शन जेनज़ीज़ ने प्लान किए कि हम सरकार के खिलाफ जाएँगे इन चीज़ों के, किस बात के? कि आप लोगों ने ये जो बैन किया है इसे हटाओ, क्योंकि आप असल मायने में सोशल मीडिया पे देश की भलाई नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध ना हो। सरकार का विरोध ना हो इसलिए आप इन एप्लीकेशंस को ही बैन कर देना चाहते हैं। और चूंकि टिकटॉक जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, उससे तो आपकी बढ़िया सेटिंग है, तो उसे बोल करके तो आप जो चाहें वो हटा सकते हैं। तो टिकटॉक को आपने इसीलिए चलने दिया। शुरुआत में उन्होंने तरीका बड़ा किया था। पहले टिकटॉक ही बैन किया था 2 साल पहले, ताकि टिकटॉक के माध्यम से ये बताया जा सके। टिकटॉक ने तुरंत अपना आदमी बिठा दिया, टिकटॉक को पुनः बहाली दे दी और उसके बाद में फिर ये अमेरिकी ऐपों के एक साथ खिलाफ हो गए। ठीक है? नेपाल की बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी जेनज़ीज़ प्रोटेस्ट का समर्थन किया। जनता सड़कों पर उतरी। ये प्रोटेस्ट आज होना शुरू हुआ। सड़कों पर उतरी जनता की मांग एकदम साफ थी और उनका कहना था पहले तो हमारे ऊपर से लगे हुए ये प्रतिबंध हटाइए। जो प्रतिबंध लगाए हैं असल मायने में उनका उद्देश्य आपको अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, इसलिए आपने इस तरह से काम किया है। ये जनता मोटिवेटेड होकर के संसद की तरफ चलने लगी। संसद की तरफ चलने लगी, कुछ इस तरह की तस्वीरें टिकटॉक पर आना शुरू हुई। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये टिकटॉक ही है, यहाँ पर जो चल रहा है। तस्वीरें कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको प्रोटेस्टर्स की दिखाई देना शुरू हुआ जो संसद के बाहर जाकर एकत्रित होना शुरू हुए। आप अगर तस्वीरों को देखें तो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुंचते हैं और पुलिस जो बैरिकेडिंग हो रखी है उसे हटा देते हैं और एक साथ जो भीड़ है वो अंदर की तरफ घुसना शुरू कर देती है। इस भीड़ के नजारों को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पूरा की पूरा रोड जो है जो संसद की तरफ जा रहा है वो पूरी तरह से जनता से भर चुका है। अब इस जनता ने जब अपना गुस्सा संसद पर दिखाना शुरू किया तो ये बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर गए। अंदर एंट्री कर गए तो इसके ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद में फिर संसद भवन के अंदर कूद गए। ये दृश्य बिल्कुल वैसे थे जो कभी पहले आया करते थे, कुछ वैसे दृश्य थे। यहाँ पर ये दृश्य इस तरह से दिखाई दिए जाने लगे। लोग यहाँ पर चढ़ करके अपने प्रोटेस्ट को करने लगे। संसद भवन के अंदर पहुंचे हुए जो लोग थे उन्हें रोकने के पुलिस के सारे प्रयास विफल रहने लगे। सुरक्षा में लगी हुई जो सरकार थी या पुलिस थी उसको आदेश दिया गया कि आप शूट एट साइट कर दीजिए। उन्होंने शूट एट साइट कर दिया। जो चढ़ रहा था उनको गोली से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते 19 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये तस्वीर है संसद के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारियों की। घुसने के बाद की तस्वीरें नेपाल के संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास करती पुलिस। ये सारी आगजनी जो तस्वीरों में आपको दिख रही है। एक आंकड़ा बताता है कि 12,000 से अधिक प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए थे। केपी शर्मा ओली ने लेकिन तब भी ये कहा कि चाहे जो हो जाए मैं भीड़ के आगे झुकने वाला नहीं हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेख हसीना ने शुरुआत में कहा था कि मैं छात्रों की मांग मानने वाली नहीं हूं। शेख हसीना ने भी पुलिस से छात्रों पर गोलियां चलवा दी थी जिससे बहुत से छात्र मारे गए थे। केपी शर्मा ओली ने भी जिद में छात्रों पर गोलियां चलवा दी। 19 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेपाल के 7 शहरों के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल मीडिया में लगे बैन को हटाने के लिए ये सभी लोग सड़कों पर हैं और ऐसे में कर्फ्यू की चिंता किए बगैर प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों को होता देख इंटरनेशनल मीडिया में ये कवरेज आना शुरू होता है नंबर ऑफ डेड्स के साथ कि इतने लोग मारे जा चुके हैं। इतनी तस्वीरें ऐसी निकल कर आने लगी जो काफी ज्यादा आपको उद्विग्न कर सकती हैं। ये तस्वीरें हैं, अगर आप ये देखें तो शायद आप इस बात से वास्ता रखें कि कैसे इस भीड़ में अचानक एक गोली आती है और एक व्यक्ति को जो खड़ा हुआ है उसे इस तरह से लग जाती है। कुल मिलाकर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ओपन फायर खोल दिया गया। जानकारी जो निकल कर आती है हॉस्पिटल वाइज के कितने इंजर्ड हैं तो लगभग 350 इंजर्ड और 19 मौतों की जानकारी हॉस्पिटल से निकल कर आती है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री जो यहाँ के रमेश लेखक नाम से हैं उन्होंने अपने पद से ही कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि छात्रों की मांग तो जेन्युइन है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस बैन को जारी रखेंगे। अब जो भी हो, जनता अपनी बातों में कितना ज्यादा मांगों को आगे बढ़ा पाती है, क्योंकि सरकार ने आगे की भी तैयारियां कर ली हैं। अगले 3 दिनों में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टिप्पणियां होना शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि ये नेपाल पूरी तरह से जब से चाइना के संपर्क में आया है तब से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने लग रहा है। ऐसे में छात्रों के द्वारा मांगे रखी गई हैं। उनमें सबसे ऊपर है, सबसे पहले संसद को डिसॉल्व किया जाए। दूसरा है मास रेजिग्नेशन किए जाए पार्लियामेंटेरियंस के। इमीडिएट सस्पेंशन हो सीनियर ऑफिशियल्स का जिन्होंने इस तरह से शूट टू किल का आदेश दिया हुआ है। एक अंतरिम सरकार की स्थापना हो और अर्ली इलेक्शन नेपाल में करवाए जाए। आपको पता होगा नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन उठे थे। वर्तमान की जो सरकार है वो चीन हितैषी है, अब उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अब इन प्रदर्शनों को करवा कौन रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन जो हाल देख रहे हैं उसको देखकर लगता है कि केपी शर्मा ओली की जो खुद की मानसिकता है वही इन प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार ज्यादा है। उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और जो अभी भी इतनी मौत के बाद भी जिद पकड़े हुए हैं, निश्चित ही ये नेपाल में कुछ बड़ा संकट पैदा कर सकती है। आपको कुछ तस्वीरें मैं इसलिए याद दिला देता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब ऐसे प्रदर्शन हुए हैं सत्ता परिवर्तित हुई है, फिर चाहे 2021 का म्यांमार हो, श्रीलंका 2022 का हो, 2024 का बांग्लादेश हो, आपने ये सब देखा है कि जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं उन्होंने गहरा असर डाला है। फिलहाल जेनजी का केवल इतना ही कहना है कि सरकार अपने करप्शन को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर ब्लैंकेट बैन लेकर आ गई, जो कि अपने आप में उसके किसी और भाव को दर्शाता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। साथियों, समटाइम्स कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें इसलिए भी अपने साथ साझा करना होता है क्योंकि ये हमारे भी सोचने के दायरे को बड़ा करते हैं। इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं ये आपको सोचने के लिए अवश्य विवश करते हैं। आप सोचिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि अल्टीमेटली आपको कौन सा पक्ष इसमें सही दिख रहा है और क्या ऐसा किया जाए जिससे कि ये रास्ता बहुत अच्छे से सुगम तरीके से सुलह की तरफ बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी